सबसे पहले हम ना आज का डिस्कशन जो स्टार्ट करेंगे वो कल के जो पेंडिंग जो भी हमारे डाउट्स थे ना, कुछ डाउट्स जो सर ने पूछे थे, आप शायद थे नहीं कल, है ना। तो कुछ रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने सिर्फ सिलेबस और इन चीज़ों का डिस्कशन किया था और आज हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पॉइंट्स को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे कल हमने ना 2-3 क्वेश्चंस थे वो जो हमने पुटअप किए थे। एक तो अर्थ का इंक्लिनेशन 23.5 मतलब अपने ऑर्बिटल प्लेन से क्यों झुका हुआ है, एक दूसरा सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्स, उसमें शायद हमारा कुछ डाउट रह गया था, एक वो। तीसरा एस्केप वेलोसिटी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है और क्या है। और चौथा है हम बोल रहे थे कि पोल्स पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है बट इक्वेटर पे कम होता है, तो वो क्यों होता है ना। तो ये चार हमारे जो कल के डाउट्स थे उनको ले लेंगे, फिर उसके बाद हम आज एटमॉस्फेयर को कवर करेंगे। ये एक्चुअली हमारा आज वी आर डिस्कसिंग एटमॉस्फेयर टुडे, है ना। अब एटमॉस्फेयर में हम पूरा अर्थ को कंसिडर करते हैं। अब एटमॉस्फेयर तो वैसे हमें सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स पे है, लेकिन अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, है ना। उसका रीजन क्या है, वो रीजन जो है जब हम अर्थ इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उस समय हम देख सकते हैं कि यहाँ एटमॉस्फेयर क्यों है। लेकिन मैं एक जनरल एस्पेक्ट के लिए आप लोगों को बता दूं कि यहाँ अर्थ में गैसियस एटमॉस्फेयर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है बेसिकली, और वही ग्रेविटेशन फोर्स जो है अर्थ के आसपास जो गैसेज हैं उनको एकोमोडेट करके रखता है ना। और ये भी फिर स्पेसिफिकली जो गैसेस हैं, जो जनरली इनर्ट गैसेस और जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो गैसेस है वो 30 किलोमीटर तक के एटमॉस्फेयर में रहती हैं, है ना। उसके बाद भी एटमॉस्फेयर है लेकिन वो डिस्टिंक्ट लेयर्स का एटमॉस्फेयर है, उनके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो वही हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर को एक चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो 0 किलोमीटर यहाँ पे ये हाइट है इस तरफ वाई एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में, दूसरा हम देखेंगे डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा, और तीसरा हम देखेंगे कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं जीरो। अब आप बताइए मुझे, क्योंकि आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि 0 से लेके 10 किलोमीटर तक कौन सा लेयर आता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पेसिफिकली ये है ट्रोपोस्फियर। यहीं पे डाल दूं, आप लोगों को क्लियर रहेगा, है ना। ट्रोपोस्फियर। और 10 किलोमीटर के एस्पेक्ट के ऊपर इस यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, जिस जो दो लेयर्स को सेपरेट करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। यहाँ पे जैसे हर जगह पे पॉज का मतलब होता है रुकना, तो यहाँ पे ये वाला जो लेयर है 10 किलोमीटर के आसपास, ये हम इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। लेकिन ट्रोपोपॉज भी अर्थ के ऊपर अलग अलग नहीं है। पोल्स पे है 10 किलोमीटर के आसपास और इक्वेटर पे है 18 किलोमीटर। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों। पोल्स पे हाई प्रेशर होता है, हाँ, इक्वेटर लो प्रेशर है, हाँ, फिर और वहाँ पर मतलब हीट है जो आइसोलेशन वाला होता है ना, हाँ जी, ज्यादा आती है तो गैसेस के उड़ जाती है, हाँ बिल्कुल सही। तो वही है कि एक्चुअली ये इस तरीके से इक्वेटर के ऊपर हमारा जो है, क्योंकि हीट इंसुलेशन की वजह से गैसेस जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं, यहाँ पे प्रेशर जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो जो गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगती हैं, है ना। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप भी होता है कि ट्रोपोस्फेयर का वेरिएशन बताइए अर्थ पे, तो ट्रोपोस्फेयर का वेरिएशन है 10 to 18 किलोमीटर, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर है पोल्स के ऊपर और 18 किलोमीटर है इक्वेटर के ऊपर, है ना। अब मुझे कोई बता सकता है, यही इस पहले हम एक एक लेयर बाय लेयर डिस्कस करते हैं। कोई मुझे बता सकता है जब हम हाइट पे जाएंगे ट्रोपोस्फियर में तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। कम होगा। किस लेवल पे कम होगा, कुछ कोई एक फिगर है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बन सकता है, क्योंकि हर चीज इस तरफ एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो मैंने ये दिखा दिया कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा कुछ, लेट सपोज यहाँ पे कुछ एक्स था और यहाँ जाके वो एक्स -45, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो -45 होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज और है
एक रीजन ये भी है कि हमारे प्लेन्स जो है वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, वो स्टार्टो में होते हैं। हालांकि वो डिस्कशन का पॉइंट दूसरा है, वो ऐसा क्यों, यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ऐसा क्यों। मतलब मौसम की जैसे बारिश बारिश वगैरह वर्षा वगैरह रेन वगैरह तो स्ट्रेटोस्फेयर। नहीं, तो वैसे तो प्लेन तो टेक ऑफ तो यहीं से करता है ना, तो यहीं पे वो कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं, यहाँ क्यों जाता है वो, रीजन। तो यहाँ पर भी तो सीरस, अगर ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, सीरस सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लाउड कौन सा है, सीरस क्लाउड, ध्यान ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर में भी होते हैं वो, हालांकि वो इसी रेंज में होते हैं, ट्रोपोपॉज की रेंज में। तो यहाँ पे वो हाईएस्ट क्लाउड्स आर सीरस क्लाउड्स। तो अगर आप क्लाउड्स की बात करें तो हाँ सर, अच्छा हाँ सर, तो ये हाईएस्ट क्लाउड होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना, सीरस क्लाउड इज द हाईएस्ट क्लाउड, हाईएस्ट क्लाउड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अब आप जब बोल रही हैं कि प्लेन तो यहाँ भी, तो यहाँ भी तो क्लाउड्स हैं। हाँ, डेंसिटी, ये एक बात हो सकती है, डेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा प्लेन के ऊपर, यहाँ पे भी तो टेक ऑफ तो करता ही है। अच्छा, अच्छा फिर उससे क्या होगा, हाँ फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि टर्बुलेंस जो ज्यादा होता है वो यहाँ होता है, एडीज और टर्बुलेंस, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन है कि टर्बुलेंस और एडीज जो है वो मैक्सिमम जो है ट्रोपोपॉज के आसपास ही होता है, क्योंकि यहाँ से वेरिएशन हो रहा है ना। तो और दूसरा मैक्सिमम जो है वो जब आपका ये टर्बुलेंस में हिट करता है प्लेन, तो पेशेंट जो सॉरी जो पैसेंजर्स होते हैं उनको अनकंफर्टेबल रहता है, तो इसीलिए वो स्ट्रेटोस्फीयर, प्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। एडीज, एडीज, एडीज का मतलब भी सर वही करंट्स है, मतलब विंड एक साथ एक्यूमुलेट हो गया और वो हिट कर रहा है, मतलब इस फॉर्म में। अच्छा, ये हमने कर लिया। और ये रेंज, टेम्परेचर रेंज -45 ही नहीं होता, ये -45 से -80 होता है। -80 कहाँ होगा, कुछ कोई बता सकता है मुझे, कहीं पे -45 है और -80, हालांकि ये कोई बहुत डिस्टिंक्ट फिगर नहीं है कि हम बोल दें कि यहीं पे -80 होगा, यहीं पे -45 होगा, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया के लिए -80 पोल्स के जो सरफेस लेयर टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है ना। फिर एक चीज और आती है यहाँ पे ना, टेम्परेचर इन्वर्जन भी यहीं देखा जाता है। टेम्परेचर, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन किस लेयर में होता है एटमॉस्फेयर की, तो कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, और लेयर्स में क्यों नहीं होता। तो क्या, पहले तो आप ये बताइए टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या, पता है आपको टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। हाँ, तो वो तो नॉर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन है ना, वो तो फिर वो लैप्स रेट हो गया, जो आप बोल रहे हो लैप्स रेट है। टेम्परेचर इन्वर्जन मैंने पूछा, तो टेम्परेचर इन्वर्जन भी यही होता है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, इन लेयर्स में नहीं होता है। क्यों, तो बता सकते हैं, पहले तो ये बताइए कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। आपने वैली देखी है, वैली वाला कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा हिल्स पे, हिल्स, दो हिल्स हैं, इन हिल्स के बीच में ना वैली होती है। आपने देखा होगा कि कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ना क्लाउड्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे दिखाई देते हैं नीचे आपसे, वैली में, स्पेशली ये मॉर्निंग्स में होता है। यही होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, ये रिजल्ट होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का। जनरली हमारा क्या होता है, जब हम हाइट पे जाते हैं, ये मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ और किसी लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, डेल्टा ड्रॉप, मतलब उसे हम बोलते हैं लैप्स रेट, है ना। ऊपर जाने पे टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पे ड्रॉप हो जाता है। सर जब आप मैं एक्चुअली आपका क्वेश्चन समझ गया और मैं आंसर भी आपको दे दूंगा उसका। सर प्लेन जब सर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको बाहर -45 तक, क्योंकि वो स्टार्टो के आसपास होता है, तो मतलब कई बार इस रेंज में टेम्परेचर होता है। हाँ, तो प्लेन, अब सर आप बोल रहे हैं कि सन है, तो यहाँ पे हमें बाहर निकलना चाहिए, तो हमें तो गर्मी महसूस होनी चाहिए, हम सन के पास जा रहे हैं। तो सर एक्चुअली क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे भी, क्योंकि आप जब थर्मोस्फेयर में बात करेंगे ना सर, तो वहाँ टेम्परेचर कई बार जो है वो, मैं रेंज नहीं बता पा रहा हूँ टेम्परेचर की, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पर मैंने लेट सपोज 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले लिया, हाँ सबसे आउटर लेयर पे, लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको टेम्परेचर महसूस ही नहीं होगा, यू वोंट फील टेम्परेचर ऑन योर स्किन, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना कम है कि आप टेम्परेचर
ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि वो जो है इतना इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। नेचर में टेम्परेचर लो है ऑलरेडी। नहीं नहीं सर, नेचर में लो नहीं है, बट सर ये डिपेंड करता है इस नियम पे कि प्रेशर भी वहां होना चाहिए। अब जब डेंसिटी इतनी कम है एयर की तो आप कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर मीडियम है ना, तो आप एयर से फील करते हैं ना टेम्परेचर को, तो वो भी एग्जांपल है ना कि गर्म चीज हम छूते तो नहीं लगता, लेकिन जैसे ही पकड़ते हैं तो गर्म लगता है। हाँ तो सर वही मीडियम, डाल देना, हाँ टच टच से, तो वही कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो वो सारी चीजें भी हैं सर। तो ये शायद मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर बहुत ड्रॉप होता है। मैं ये एक्चुअली जब आप देखेंगे ना तो ये है ही क्या, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। फिर हम अपने टॉपिक से डिविएट, ये है एक्चुअली, अभी हम करेंगे इसको ठीक है, कहीं ना कहीं तो आना है सामने। हाँ सर, तो फिर ये अभी भी कर सकते हैं हम। जैसे देखिए क्या है ना, जो सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, तो अर्थ के आसपास जो है ना वो एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस हैं जो जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, जैसे सबसे पहले पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है CO2, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद है मीथेन, ठीक है। इवन जो है आपका जो वाटर वेपर है वो भी, ओजोन, ठीक है, ये सारी गैसेस हैं। एक और है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO सर है, पर वो उस लेवल की पोटेंशियल गैस नहीं है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो जाएगी। सबसे इसमें एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कौन सी सर हमारी CO2 सबसे ज्यादा पोटेंशियल, हाँ, ये 1 पे है, दूसरा पे CH4 है, तीसरे पे फिर CFC है, नहीं ऑक्सीजन है, ओजोन, ओजोन मैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा अभी, हालांकि मैंने लिखा हुआ है। ये ना क्वेश्चन पक्का वाला है। हाँ ये आता है, आप लोग देखा कि रेंज आ जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है। हाँ ये देखिए सबसे ज्यादा है CO2, ये 50% है, ठीक है, लिख ही देते हैं इसको अभी, ठीक है। O3 जो है वो है 7%, CH4 जो है वो है 18%, ठीक है। सर आज में न्यूज़ आई थी ना, उसमें ये बताया था कि लास्ट 20 इयर्स में मीथेन ने जितना इंपैक्ट डाला है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा इंपैक्ट डाला है। हाँ तो वो एक्चुअली देखिए ना, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो होता है कि आपका एक्यूमुलेशन रेट कितना है। जैसे CO2 जो है ना वो पोटेंशियली इसलिए ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ज्यादा देती है, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स बहुत बहुत टाइम तक एक्यूमुलेट हो चुकी है एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं CH4 की, तो CH4 बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर सकती है मुकाबले CO2 के। लेकिन CO2 बहुत परसिस्टेंट लेवल पे बहुत ओवर द ईयर्स तक रह सके जो है जी, जबकि ये जो है ना ये क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल से जनरेट होती है, पैडी फील्ड से होती है, तो ये जल्दी वो हो जाएगी, ये जल्दी एटमॉस्फेयर इसको जो है इसका GHG जो भी है, मतलब वो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे होने के बाद फिर खत्म हो जाएगा इफेक्ट। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए बोलते हैं कि जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था या 1700 के आसपास, मतलब 18 सेंचुरी BC में, वो आज इम्पैक्ट डाल रहा है। तब तो सारे जो है वेस्ट के वर्ल्ड सारे डेवलप हो गए, उन्होंने जितना CO2 एमिट करना था कर लिया, और अब वो इफेक्ट डाल रहा है। इसीलिए CO2 जो है वो ज्यादा पोटेंशियल है GHG ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। CH4 एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। हाँ डेंजरस ज्यादा CH4 है, इवन उससे ज्यादा डेंजरस CFC है। CFC ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा, हाँ ये ओजोन लेयर क्लोरीन का एटम वो लेके, बिल्कुल रिएक्टिव ज्यादा नहीं। हाँ तो ये CFC इसीलिए इसको वो जल्दी बैन किया। CFC 7%, नहीं CFC सर एक मिनट में देख लेता हूँ, CFC 13%, 13%। बहुत जल्दी मुझे लगता है CFC CH4 को कर जाएगी। हाँ सर वो नहीं, पर इनने एक अल्टरनेटिव निकाला था, CFC की जगह। हाँ तो वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया था HFC, लेकिन HFC भी अब पोटेंशियली जो है वो भी जब वो कर रहा है, क्योंकि CFC ने, चलो ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, और ये था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, लेकिन था ना इसमें क्लोरीन एटम से, क्योंकि क्लोरीन एटम ही है जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देता है।
और ये फिर जो है ट्वाइस जो है वो बन जाता है। हालांकि रिएक्शन मेरी पता नहीं वो है कि ये बैलेंस्ड है नहीं है, बट ये हाँ, बट ये जो है इसके साथ रिएक्ट करके अपना जो है निसेंट ऑक्सीजन निकालता है, और वही है फिर ओजोन लेयर में जो है जो होल हो रहा है, वो रीजन इसका यही है बेसिकली। तो इसीलिए इसको हटाता, फिर HFC आया। और ये इसीलिए ये, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कंडीशनिंग में, मतलब जो भी हमारा एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेटर की जो गैसेज हैं, अब तो हालांकि फ्रॉस्ट हो गया, CO2 बेस्ड हो गए हैं, और जो कमर्शियल लेवल पे वो अमोनिया बेस्ड हो गए हैं। तुम्हें पता है आपको कि हमारा जो है जो हमारा रेफ्रिजरेशन है वो फ्रॉस्ट बेस्ड है और अमोनिया बेस्ड हो गया है इसको, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पोटेंशियली हार्म कर रहे थे हमारे उसको। तो ये भी है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, है ना। बट ये केमिस्ट्री के पार्ट चला जाएगा, फिर वो केमिस्ट्री का डिस्कस करनी है। अब इसके बाद हमारी आती है स्ट्रेटोस्फियर, है ना। ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा हाँ, टेम्परेचर इन्वर्जन, बिल्कुल। टेम्परेचर इन्वर्जन में मैं आपको ये बता रहा था कि ये होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं ना तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, क्योंकि कई बार इन लेयर्स में ना ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ेगा, है ना। अब वो रीजन क्या है, उसका रीजन केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, तो उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ इतने तक की लिमिट होती है कि कुछ समय तक घटेगा, फिर कहीं पे आगे जाके फिर वो ये बढ़ जाएगा सर, यहाँ पे घटेगा और यहाँ जाके फिर ये थोड़ा थोड़ा सा कांस्टेंट रहेगा और ये बढ़ जाएगा, फिर स्टार्टो में बढ़ जाता है टेम्परेचर, है ना। तो ये लैप्स रेट आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन रात के समय वैलीज में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। आगे हाँ, यहाँ पे वैलीज में टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है बजाय इस टॉप पे। मतलब यहाँ पे मैं एक फिगर ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज 10 डिग्री, यहाँ पे 5 हो गया रात में, ठीक है, और जाके ये एंड में वैली में जो है मिड नाइट पे ये कई बार जो है -10 तक आ जाता है। अब देखो आप, तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, पर्टिकुलर बढ़ रहा है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन में जब टेम्परेचर, हाँ, जब मतलब हम यही बोलेंगे किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन में जब टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ने लगे ट्रोपोस्फियर में, तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यही टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन हम यही देखते हैं बेसिकली, है ना। मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है और टेम्परेचर इन्वर्जन कहाँ पे होता है और क्या रीजन है, एग्जाम्पल। फिर हम आते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर, ये मैं एक दो ग्राफ और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एक प्रेशर और एक उसका, प्रेशर का पिंक से बना लेते ना। प्रेशर भी आपका जो है, हो जाएगा। ये प्रेशर भी ऐसे ड्रॉप होता है और डेंसिटी भी ऐसे ड्रॉप हो जाती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। प्रेशर भी स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर में जाने में ड्रॉप हो जाता है और स्ट्रेटोस्फियर में जाके ऑलमोस्ट नील हो जाता है। फिर उसके बाद ऊपर जाके ये डेंसिटी भी कुछ इस तरीके से चलती है ना। तीन चैप्टर के आपने मुझे तीन टेम्परेचर, प्रेशर और बीच में क्या है? सर एक मिनट, कहाँ पे सर? ये ये टेम्परेचर है, ये डेंसिटी है, ये प्रेशर है। डेंसिटी को कुछ बनाया मैंने रो से बनाया। अच्छा, रो से डेंसिटी होती है। तो मतलब ये कौन से, ये मतलब इंजीनियरिंग में ऐसे लिख, ठीक है। तो मैं लिख दूं इसको आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, हो गया। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम थोड़ा सा, अब हम प्रेशर और डेंसिटी को छोड़ देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ टेम्परेचर को। टेम्परेचर यहाँ पर अब इसके बाद रहेगा, स्ट्रेटोस्फियर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटोस्फियर लेयर कितने से कितने किलोमीटर है? 10 से 50, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहेगा और फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है, वो रीजन में नहीं जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाएगा, बट ये हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इस तरीके से वेरी करता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ेगा, इसीलिए प्लेन्स भी एक लेवल पे, फिर उसके बाद जो, क्योंकि उनको भी अपना ऑक्सीजन चैम्बर में, जब आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन मास्क के लिए बोल देते हैं, है ना। तो वो रीजन यही होता है कि उनको भी एक लिमिट तक ही फ्लाई करना है, क्योंकि दूसरा जो है ऑक्सीजन रीजनरेशन भी एटमॉस्फेयर की बेसिस पे ही होती है कि भाई ठीक है, आपके पास एक पर्टिकुलर लेवल पे जब तक नॉर्मल है, इस लेवल पे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है, तो यहीं पे वो फ्लाई करते हैं। मतलब 8 किलोमीटर
तो 10 किलोमीटर की रेंज में वो स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली यहाँ तक चले जाते हैं। तो 30,000 10 से कहाँ तक करते हैं? 0 से 10 तो स्टार्ट ही हो गया, लेकिन वो फ्लाई करते हैं 12 से 15, ये सब इस 12-15 किलोमीटर के आसपास, ताकि इससे ऊपर रहे, यहाँ पे एडीज हो रही है ना, और दूसरा फ्यूल इकोनॉमी जो आप बोल रहे थे वो बनी रहे, डेंसिटी बनी। जी सर, जेट का तो सर एक्चुअली सर मैंने वो देखा नहीं, बट हमें कमर्शियल प्लेन्स की, जेट और ऊपर होते हैं ना। हाँ जेट का सर मुझे पता नहीं, बट हाँ कमर्शियल प्लेन्स। प्लेन्स का तो लगभग रेंज एक ही है। अच्छा सर वो वेरी करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट भी अलग अलग। हाँ नहीं वो फिर तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं होगी, मतलब 1-2 किलोमीटर का होगा जी। लेकिन जो जेट है शायद वो और ऊपर होते हैं। और जो हॉट एयर बलून है वो हाँ हॉट एयर बलून्स तो यहाँ पे होते हैं, इस जगह पे होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के एंड में, इस जगह पे ये मैंने देखा था कि हॉट, आप या इस जगह पे जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे हॉट एयर बलून्स जो होते हैं। 50 किलोमीटर ऊपर होते हैं। हाँ मतलब यही है सर, उन्होंने यही बताया था कि इस जगह पे हॉट एयर बलून्स, जो facts हैं, वो हाँ ये इस जगह ये मैंने देखा था कि इस जगह पे हॉट एयर बलून, एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोमिनेंट होती है वो ओजोन होती है, पता ही है हम लोगों को। एज सच और कोई इसमें अभी कुछ, ओजोन लेयर भी इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में। हाँ स्ट्रेटोस्फीयर में इस लेवल में। अच्छा ओजोन लेयर का काम क्या है, कोई बता सकता है मुझे, क्यों हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, ये पता होना चाहिए। क्या करता है, यूवी रेज से हम लोगों को protect कौन सी यूवी, यूवी भी 3 तरीके की होती है, करता है। यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, कौन सी पोटेंशियली सबसे ज्यादा डेंजरस है? I think UVA नहीं, यूवी बी एंड सी कार्सिनोजेनिक हैं। ये एक बार फिर से मैं अपने उसके लिए चेक करूंगा कि आपने डाउट क्लियर, हाँ तो जो मुझे पता है वो कार्सिनोजेनिक बी और सी हैं। तो और ये इनका ओजोन का काम, यूवीए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि ये यूवीए ना विटामिन डी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये विटामिन डी वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्किन के टच कांटेक्ट में आते ही वो हमारा विटामिन डी बना देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि धूप में बैठना चाहिए। लेकिन अब ओजोन लेयर कम होने की वजह से यूवी बी और सी भी आ रही है, तो स्किन में वो जो है कैंसर प्रोड्यूस करने लगती है, तो इसीलिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछा है इसीलिए मुझे याद आया कि यूवी में उसने पूछा था कि कौन सी पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है, मतलब जो कैंसर प्रोड्यूसिंग रेज है वो बी और सी है, एक बार चेक भी कर लेंगे इसको, है ना। तो ओजोन का हमने देख लिया, इसके बाद आते हैं मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में एक चीज है, यहाँ पे 50 किलोमीटर के आसपास जाके ना, ये वाला फैक्ट थोड़ा सा अच्छा फैक्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पे पहले घटा था -45 से -80 गया था, फिर आता है मीजोस्फीयर पे। मीजोस्फीयर में हम रेंज हमारी है 50 से 80 किलोमीटर। अब इसके बाद ना एक लास्ट ग्राफ और बचेगा, वो बचेगा स्पीड ऑफ साउंड का। वो आप मुझे ना इन तीनों ग्राफ को रीड करके खुद ही बताओगे ये कैसे बनेगा। साउंड का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा वो आपको बताना होगा मुझे, और किसको किसको रेप्लिकेट करेगा, वो कौन से ग्राफ का और क्यों, वो आप बताना है। कहाँ तेज है और कहाँ कम है, हाँ सर। वैसे भी एक और फैक्ट ले लेते हैं। अच्छा ये जनरली वनडे एग्जाम से पूछते हैं कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है। हाँ उसका एक एग्जांपल बता सकते हैं कैसे? उसकी आवाज हम एयर से नहीं सुनेंगे, अगर हम पटरी में कान लगाएंगे हम उससे बात ये बेस्ट एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर रेंज 80 के आसपास होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे -100 डिग्री। हाँ सर। अंडू यूज किया है। अच्छा अंडू हाँ ठीक ठीक है। ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फिर अब अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर क्या हुआ है, घटा है फिर से, है ना। तो इसका मतलब अब टेम्परेचर का ग्राफ जो हमारा ये गया था वो घट के फिर से ये हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे तो ये भी पूछ लेते हैं कि किन लेयर्स में टेम्परेचर बढ़ता है और किन लेयर्स में टेम्परेचर घटता है। तो आप यहाँ पे ये फैक्ट है, ये फैक्ट आप ये ग्राफ को स्टडी करके वो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मीटियोराइड्स होते हैं ना, मतलब जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो भी मटेरियल है जो अर्थ में आ रहा है, अब ऐसा तो अर्थ बम्बार्डमेंट हो सकता है, मतलब सारा जो है जितने भी अर्थ के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल है वो अर्थ को आगे बम्बार्डमेंट करने लगे, तो वो यहाँ आके बर्न अप हो जाता है इस लेयर में, मीजोस्फीयर में। लिख लो इसको, मैं लिखा नहीं शायद मैंने। और यहाँ पे जो है मीटियोराइड्स जो होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो भी हमारी, तो यहीं आके वो बर्न अप होते हैं बेसिकली। अच्छा एक मेरे को ना थोड़ा सा एक और क्लासी सा एग्जांपल याद आ रहा है
जो कल्पना चावला का प्लेन था वो आपको क्या लगता है किस जगह पे आके वो जो है कोलैप्स हुआ होगा? और पहले तो बताइए क्या रीजन रहा होगा उसका? वो तो कुछ फ्रिक्शन कुछ कहीं पे कुछ वो हट गया था तो उसकी वजह से वो एयर फ्रिक्शन हो गया। हाँ, तो हीट शील्ड थी मतलब हाँ, प्लेन। हाँ, जो स्पेस शटल्स होते हैं ना उनमें ना, स्पेस शटल्स जो होते हैं, यहीं पे बना दूं यार दूसरे उसमें बनाऊं? दूसरे उसमें है ना? तो प्लस तो स्पेस शटल्स जो होते हैं ना वो स्पेस शटल स्पेशली डिजाइन होते हैं। इसमें मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, हालांकि वो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो फिजिक्स के भी हैं और ज्योग्राफी के भी। एक तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए यहाँ पे अर्थ में प्लेन मुड़ता कैसे है, मतलब टर्न कैसे लेता है? अब ऐसा तो है नहीं कि स्टीयरिंग है उसे घुमा रहे हैं और घूम जाएगा, तो बताइए क्या रीजन, कैसे घूमेगा? एक तो टर्न कैसे लेता है यहाँ पे अर्थ में, और दूसरा स्पेस में। एक फैन एक इंजन की स्पीड कम कर देते इंजन की स्पीड से सर क्या? हैं। दो फैन है ना, हाँ सर, उससे क्या होगा? एक फैन तेज चल रहा है एक फैन कम तेज चल रहा है। जो तेज चल रहा है उसकी एयर को ज्यादा सर्किल करेगा, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे सर अर्थ में टर्न लेता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, मतलब डेल्टा पी डाल देता हूँ, ठीक है। स्पेस में कौन सा वही थ्रस्ट? थ्रस्ट थ्रस्ट देते हैं उसमें तभी वो पोजीशन वो भी बेसिकली थ्रस्ट और प्रेशर वो एक ही thrust नहीं, प्रेशर तो है ही नहीं ना वहाँ, स्पेस में तो मीडियम ही नहीं है। होगा। अच्छा स्पेस में कैसे हाँ, करना डार्क मैटर है वहाँ, तो है ही नहीं, मतलब आप फ्लोट कर रहे हो तो टर्न कैसे लोगे फिर आप? मतलब अगर आपको अर्थ की तरफ मोड़ना है कैसे मोड़ोगे? एक और दूसरा कुछ और भी था ना, हाँ मतलब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि स्पेस शटल का मटेरियल और जो कल्पना चावला का प्लेन जो क्रैश हुआ था, स्पेस शटल। हालांकि ठीक है, थोड़ा ऑफ द डिस्कशन है सर, सॉरी। नहीं नहीं कोई है तो आप बिल्कुल हो। ये बहुत ट्रेडिशनली क्लास नहीं चलाना चाह रहा हूँ। ठीक, हाँ तो ठीक है सर, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमें कहीं पर भी ठीक है। यूज हो सकता है बिल्कुल आप बताएं। तो बताइए फिर स्पेस में कैसे टर्न लेगा? थोड़ा सा आप जो मतलब अगर आप स्पेस में खुद ही आप खुद ही प्लेन चला रहे कैसे कैसे आप टर्न लोगे? क्योंकि मीडियम नहीं है ना यहाँ पे, तो सर ने बिल्कुल सही बोला कि भाई ठीक है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके, इसलिए आपने देखा प्लेन में अगर आप बैठे होंगे तो कई बार हमारे फ्लैप्स भी सर, तो इंजन की स्पीड भी होती है, दूसरा फ्लैप्स भी होते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं एरिया घटा देते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के टर्न ले लेते हैं। यहाँ कैसे होगा? फिजिक्स का एक लॉ है, बहुत अच्छा लॉ है, एक्शन रिएक्शन। हाँ, एक्शन रिएक्शन कैसे, मतलब अगर प्लेन ये है ना और उसको अगर ऐसे मतलब ऑपोजिट टर्न लेना है, ये टर्न लेना है और ये है ऐसे है वो, तो इसमें ना जो स्मॉल बूस्टर थ्रस्टर्स होते हैं, तो ये वो क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये एक्शन हुआ है, रिएक्शन किधर आएगा? इधर आएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही इधर के होंगे तो इस ऐसे भी होंगे, फिर ये एक्शन, हाँ तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक्शन लेंगे तो रिएक्शन मिलेगा, फिर ये एक्शन लेंगे ये रिएक्शन मिलेगा, तो अल्टीमेटली टर्न ले लेंगे। वहाँ पे एक्शन रिएक्शन मतलब जो थ्रस्टर्स होते हैं वो बूस्टर्स होते हैं, जो स्मॉल जो है बूस्टर्स होते हैं वो उस तरीके से टर्न लेता है। दूसरा स्पेस शटल की मैं बात कर रहा था, कल्पना चावला का शायद जो प्लेन था वो मीजोस्फीयर में आके क्रैश हुआ था, वहाँ पे उसमें ये हुआ था कि जो स्पेस शटल था उसमें एक स्मॉल सा होल हो गया था, वो देखा नहीं, जब वो टेक ऑफ कर रहा था, टेक ऑफ के टाइम पे कुछ जो है कुछ फ्रेगमेंट टूट के उनके स्पेस शटल पे, क्योंकि रॉकेट ऐसे होता है और उस पर स्पेस शटल माउंट होती है, तो रॉकेट क्या होते हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं तो ये रॉकेट जो है वो छूटते जाते हैं, जैसे ये मैंने रॉकेट ही ले लिया और ये मैंने स्पेस शटल मान लिया, ये स्पेस शटल है, सॉरी स्पेस शटल इसे बना दीजिए, ये रॉकेट का एक पार्ट है। ये रॉकेट का एक पार्ट है, तो ये हटेगा प्राइमरी स्टेज सेकेंडरी स्टेज आपने सुना ही होगा, तो किसी एक स्टेज में आके वो इससे हिट कर गया इसका एक हल्का सा, और वो ध्यान नहीं दिया उसके इंजीनियर्स ने, फिर वो अल्टीमेटली जब वापस आ रहा था तो क्योंकि कार्बन फाइबर का बना होता है स्पेस शटल पूरा का पूरा, तो होल रहा होगा, तो वहां से फिर वो जो है जैसे ही उसने मीजोस्फीयर में, अब हम वहीं वापस आते हैं सर, ये वापस ऐसे आएगा ना, जैसे ही वो यहाँ पे हिट किया होगा, क्योंकि मेटेओराइट भी बर्न यहीं होते हैं, तो वो अल्टीमेटली यहीं बर्न हो गया, क्रैश हो गया। अब आते हैं हम लास्ट जो है लेयर, इसको हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर, मीजो थर्मो, लास्ट लेयर है। इसके बाद फिर एक्सोस्फीयर हो जाएगा,
थर्मोस्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बता सकता है मुझे? रेडियो कम्युनिकेशन थर्मो। और दूसरा जो आप शायद नहीं, आप प्रीहेलिन और एपिलिन उसकी बात कर रहे थे, ऑरोरा जो होते हैं ना, ऑरोरा क्या होता है पता है आपको? हाँ तो अर्थ के, हाँ पोल में जो ग्रीन हाँ लाइट पोल में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की स्पेशली ग्रीन लाइट्स वो दिखाई देती हैं। वो क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ सोलर जो विंड्स होती है ना वो जो है कोलाइड करती हैं। तो उस कोलिजन की वजह से पोल्स पे ये जो है ग्रीन लाइट्स और डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट कलर्स की जो लाइट्स दिखती हैं उन्हें ही हम ऑरोरा ऑरोरा बोलते हैं। एक होता है ऑरोरा बोरियोलिस और एक और होता है और ऑरोरा कुछ, वो मैं नाम दूसरा है, बट एक नॉर्थ पोल में शायद ऑरोरा बोरियोलिस होता है, साउथ पोल का हम डिस्कस कर लेंगे बस देख। हाँ तो यही बात कर रहे थे, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ हम फील नहीं कर पाते। क्यों? प्रेशर, प्रेशर की वजह से। तो यही है, अगर सपोज यहाँ पे टेम्परेचर जब यहाँ ये -100 था तो मैं इसको थोड़ा, कितना हो गया था, माइनस होना था, ये माइनस हो गया था ये। अच्छा हाँ, तो यहाँ बढ़ जाएगा लेकिन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ग्राफ ये है ना, -100 हो गया, ये बढ़ जाएगा। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये ले लेता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो फील नहीं होता बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। अच्छा अब एक बार क्विकली हम थोड़ा सा ये सारे फैक्ट्स एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपके दिमाग में आ जाए। अब मुझे आप बताइए अब कि ट्रोपोस्फेयर में आपको क्या क्या याद है यहाँ तक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर ज्यादा बचा नहीं है एक्चुअली, फिर हम ग्रीन हाउस गैस को जो है डिस्कस करेंगे और फिर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा जो 2016 में आए हुए हैं इसी पोर्शन से। उनको 4 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो मतलब रिलेटिवली आसपास के फैक्ट्स के हैं। आप मुझे बताओ एक बार क्विकली जरा रिवाइज करवाओ आप थोड़ा। नहीं एक्चुअली वो फ्रिक्शन जो बोल रहे हैं ना, फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, टेम्परेचर की वजह से तो नहीं होते शायद। वैसे भी टेम्परेचर तो आप अगर फील करना भी चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर यहाँ पे, जब लो प्रेशर यहाँ है तो यहाँ भी तो प्रेशर बहुत लो होगा ना। वैसे तो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहीं आके 0 हो गया, लेकिन यहाँ कितना कम होगा। तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर तो रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है, मतलब फ्रिक्शन है। तो यहाँ फ्रिक्शन की वजह से ही होगा। अच्छा मीडियम गैसेस का मीडियम देखते हैं कि फ्रिक्शन किस वजह से ज्यादा होता है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जनरली गैसेस की वजह से होता है जिसकी वजह से डेंसिटी क्रिएट होती है। एक फॉर्मूला भी है, हाफ रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी जो आप बोल रहे थे ना, आप बोलते फ्यूल इकोनॉमी, वो एरोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला वो ये है। मतलब अगर आप 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हो ना, तो एयर आपकी तरफ 80 किलोमीटर मतलब 40 का स्क्वायर उसके उस स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ में आया आपको या आपको डाउट में लग रहा हो? मतलब ये है, अगर आप 40 किलोमीटर की स्पीड पे हो और आप एयर में हो तो आपकी तरफ जो वापस आने वाला फोर्स है ना, एरोडायनेमिक ड्रैग, दैट इज v का स्क्वायर। तो यही है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा रोल पार्ट करता है। तो अगर कार में हम देखें फ्यूल इकोनॉमी फ्रिक्शन से नहीं, एक टाइम के बाद तो फ्रिक्शन हेल्प करता है कार को आगे आगे वो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। ड्रैग की वजह से होता है जो हमारी फ्यूल इकोनॉमी कम होती है, और वो इस फॉर्मूले से निकलती है, हाफ रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये छोड़िए, हम ये एक बार इसको पूरा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों नहीं है? टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है यार। टेम्परेचर इन्वर्जन लैप्स रेट ऊपर टेम्परेचर घटता है जाने में, जनरली लैप्स रेट ये होता है, लेकिन किसी एक डिस्टिंक्ट कंडीशन में जहां पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटे नहीं बढ़े, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन तब होगा जब प्रेशर डिफरेंस हो, और वहाँ तो प्रेशर है नहीं ना। प्रेशर डिफरेंस मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं, प्रेशर का क्या लिंक आया वैसे? मुझे एक्चुअली मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, आप मुझे बताओ। जैसे आपने वैल्यू वाला बताया था, इसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर है ना, ऊपर जैसे 5 डिग्री तो प्रेशर डिफरेंस क्या, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के आसपास, यहाँ भी वही होगा क्या? अलग टेम्परेचर? जहाँ टेम्परेचर कम हुआ तो हाई प्रेशर होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं तो फिर तब तो P प्रोपोर्शनल टू T है ना। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा, ये चार्ल्स का नियम है ना। बायल्स का तो खैर अलग है, ये चार्ल्स का नियम है कि टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा। फिर यहाँ कैसे प्रेशर डिफरेंस की वजह से आप निकाल रहे हो? आप कॉन्सेप्ट्स को ना इधर उधर इंटरमिंगलिंग मत करो, सिंपल सा ध्यान रखो। टेम्परेचर इन्वर्जन, शायद मैंने एक चीज आपको स्टार मार्क करके गलत बोल दी हो, वो शायद ये हो सकता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ भी हो, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है टेम्परेचर इन्वर्जन इन लेयर्स में। टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पढ़ा है बस।
पेपर में आएगा। तो अब अगर आप पेपर में यूपीएससी यही करेगा, क्या टेम्परेचर इन्वर्जन आपने ट्रोपोस्फियर में किया है, यहाँ किया, यहाँ किया है, तो आप क्या करोगे, अब आपका दिमाग कंफ्यूज करेगा। अब टेम्परेचर तो उधर भी बढ़ रहा है हाँ atmosphere हाँ, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इनमें से ये करके और फिर गलती है, फिर आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। क्योंकि वो क्या करेगा आपको, अब आपको पता है यहाँ से बॉम्बे जाना है, या तो आपको पता है बॉम्बे कैसे जाते हैं, या तो आपको नहीं पता है। अब आपको ये पता है कि हाँ थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता, तो आप पहुंचोगे नहीं ना यार। तो इसलिए इतने ही फैक्ट रखो जितने जरूरी हैं, नहीं तो क्लियर नहीं कर पाओगे, वो यहीं रह जाए, यहीं यहीं तक रहेगा फिर सारा मसला, है ना। तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है इन लेयर्स में भी हो, पर मैंने पढ़ा नहीं है। टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल सा ये है कि लैप्स रेट के अपोजिट जब भी कोई टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। और प्रेशर का शायद मुझे लग नहीं रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता चलता है तो आप कल बताइएगा, है ना। आप मुझे अब बताओ, आप बताओ मुझे अब कि इस लेयर में आपको कितने फैक्ट मिले, और वो क्या क्या हैं, एक एक करके बताओ। ट्रोपोस्फियर में 0 से 10 किलोमीटर का वेरिएशन, क्या क्या फैक्ट्स पता चले आपको इसमें। दूसरा, इसमें कितने किलोमीटर तक का रेंज क्या है इसका। 0 to 10 और 0 to 18, 0 to 10 कहाँ है। हाँ, और दूसरा और क्या है इसमें, और कुछ बचा है। टेम्परेचर इन्वर्जन यही होता है ना। सीरस क्लाउड्स का एक कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ में पता चल गया। सीरस क्लाउड सबसे हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं। हाइट कैसे ऐसे बढ़ती है ना, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इसको जब आप 3D में देखोगे, इधर ज्यादा होगा कि इधर ज्यादा होगा। तो अब लेयर, मैं इसको 3D में बता नहीं पा रहा हूँ। मतलब कुल मिला के समझ हाँ, सिर्फ ये है कि जब वहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा पड़ेगा तो हीट एक्सपेंशन होगा। हीट एक्सपेंशन होगा तो एयर राइज करेगी ना, तो ऑब्वियस बात है ना कि एयर का जो एरिया है, हाइट है, वो बढ़ गई है ना। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना होता है। गैसेस तो यहाँ है ही। गैस फेजेस कितनी होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड और लिक्विड कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में जो भी होगा वो एरोसॉल कहलाएगा। हाँ, और यही पूछ लेंगे वो ये पूछेगा कि आप एरोसॉल क्या होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस दिस, और फिर आप वहीं कंफ्यूज कर लोगे। तो एरोसॉल जो होता है, जैसे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो भी जितने वाटर उसके आसपास जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो सारे के सारे उस एरोसॉल्स कहलाती हैं। गैसेस हटा के, गैसेस अलग हैं। एरोसॉल इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ, H2O भी बताया था ना मैंने आपको। ओजोन डिप्लीशन का बहुत, देखिए पता क्या है, बेसिक याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन के लिए सबसे हार्मफुल क्या है, वो क्लोरीन है। बस क्लोरीन एटम ध्यान रखो आप, जहां भी क्लोरीन एटम हो रहा है। और दूसरा, ऐसा नहीं है, ओजोन ना बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है, बट वो यहाँ नहीं है। अगर यहाँ है तो बहुत हार्मफुल है, अगर यहाँ है तो फायदेमंद इसलिए क्योंकि वो यूवी बी और सी को ले लेगी और यूवी अंदर भेज देगी, आप फिर विटामिन डी का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर यही ओजोन यहाँ हो ना, तो वो क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की कुछ गैसेस होती हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें है वो। फिर आपको सांस लेने में जो दिल्ली में जो चैम्बर बना रहता है, गैस चैम्बर, वो रीजन है उसका, है ना। HFC कैसे डिप्लीट कर सकती है ओजोन को? देखो पता क्या है, केमिस्ट्री पे नहीं जाते, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जिस भी कंपाउंड में क्लोरीन एटम होगा, वो वो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्ट करता है क्लोरीन। हाइड्रोफ्लोरो, तो फ्लोरो तो है ना। अरे फ्लोरो और क्लोरो दोनों चीजें तो है ना। फ्लोरो भी है, बट हाँ, बट रिलेटिवली ये कम है, बट क्लोरीन मैक्सिमम है। इतना ध्यान, इतना ही हमें सिर्फ पता है, होना है। देखो पता क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का नॉमिनल चाहिए आपको। कोई नहीं तो फिर इतिहास के लोगों को ले लेते हैं, भूगोल में जो पीएचडी किए हैं उन्हीं को बिठा देते। अब जोशीमठ में जो एसडीएम होगा तो वो निर्णय लेने के हम आप बिठा देंगे फिर वो किसी पीएचडी वाले को। तो ऐसा नहीं ना, एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रीम। आपको निर्णय लेने, क्विक निर्णय लेने, आपको हल्का पता होना चाहिए। इतना पता है बस खत्म, आपको इतना पता हुआ, वो चेक कर लेगा आपको, ये पूछ लेगा, बेसिक फैक्ट्स पूछ लेगा, बस खत्म, बस क्लियर कर जाओगे। ज्यादा नहीं, नॉमिनल रखो, बस खत्म। बेसिक जैसे प्रेशर है, आप प्रेशर नहीं पता है, वो गलत है ना, आप बेसिक चीज नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद हम थर्मोस्फियर के बाद हमारा जो है एक और लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड आइनोस्फियर, और एक्सोस्फियर बोलते हैं। उधर हमारे सारे के सारे ना इलेक्ट्रिकल, वो एक्सो लिख ही देता हूँ उसको ना, एक्सोस्फियर। ये इधर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इसका फायदा बता सकते हो कि क्या फायदा होगा वैसे इसका।
हाँ। वो आयन से ही हम जो मैप है ये सब। नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे होता है ना डियर, थर्मोस्फीयर में। रेडियो कम्युनिकेशन तो थर्मोस्फीयर में होता है ना। मैंने लिखा नहीं यार, वो भी है ना, ये भी लिख लेना, रेडियो कम्युनिकेशन यही होता है। सारे के सारे सैटेलाइट आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप देखते हो ना कभी कभी आपके ऊपर चमकता हुआ दिखता है, वो यही होता है थर्मोस्फीयर में। दूसरा रेडियो कम्युनिकेशन यहीं से होता है, तो सारे सैटेलाइट्स भी यहीं होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली जो सोलर फ्लेयर्स है ना, उनसे हमें बचाते हैं। वो क्या करेंगे, डाइवर्ट कर देता है। हालांकि मैग्नेटो, ये हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है ना, ये भी यही काम करता है, ये डिफ्लेक्ट कर देता है सोलर रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं। तो वो फ्लेयर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर सपोज ये मैग्नेटो, ये बनता किससे है हमारे मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, कोर, क्रस्ट नहीं, कोर। कोर में मॉल्टन मैग्मा है हमारा, उसके घूमने की वजह से ये जो है हमारा प्रोड्यूस होता है। वेस्ट टू ईस्ट हमारा मूवमेंट है ना अर्थ का, सॉरी रोटेशन है, तो उसकी वजह से ये डेवलप होता है और इसी की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो नहीं हो पाती वो यहाँ के लाइट के फॉर्म में हमें दिखती है ना। मैंने आपको फैक्ट बता ही दिए सारे के सारे ऑलमोस्ट। अब हम ना एक बार हल्के से ग्रीन हाउस गैस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसका क्वेश्चन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर कल के डाउट्स जो हैं वो हमारे थे। अच्छा, सो 23.5 का जो हमारा इंक्लिनेशन होता है ना, वो कौन से प्लेन के साथ होता है? कोई बता सकता है? अर्थ जो इंक्लाइंड है वो कौन से प्लेन के साथ इंक्लाइंड है? ऑर्बिटल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है या वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है? ऑर्बिटल प्लेन के साथ, मतलब सन के ऑर्बिटल प्लेन के साथ नहीं है, वर्टिकल के साथ ही है। अब ऑर्बिटल के साथ वो 66.5 है। यही है, यही फैक्ट होता है जो हमारा गलत हो जाता है, ये ध्यान रखना। और दूसरा टिल्ट क्यों है, ये कल सर ने पूछा था ना सर ने कि टिल्ट क्यों है। वो टिल्ट इस वजह से क्योंकि वो जब हमारा अर्थ डेवलप हो रहा होगा, सोलर सिस्टम जब हमारा डेवलप हो रहा था, उस समय कोलिजन हो गया था किसी एक स्मॉल प्लैनेट के साथ, जो भी है कोलिजन की वजह से टिल्ट है वो, ऐसा और कोई रीजन से टिल्ट नहीं है। और वो टिल्ट भी चेंज होता रहता है 23.3 से लेके 23.5, ऐसे इस तरीके से अब बढ़ रहा है घट रहा है, वो भी देखना। तो उसी वजह से हमारा आइस एज, कोल्ड एज और ये सारी चीजें भी आती हैं। अच्छा, एक फैक्ट ले रहे थे हम, मैं ये बोल रहा था कि मुझे ना जरा आप बताओ सोलर सिस्टम कैसे है, जरा मुझे आप बताओ। सन के बाद क्या आता है? मरकरी। फिर क्या आता है? वीनस। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? हाँ, फिर क्या आता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, फिर क्या आता है? जुपिटर। फिर क्या आता है? सैटर्न। जुपिटर को सही से लिख लें, जुपिटर, सैटर्न। फिर क्या आता है? फिर नेपच्यून। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि ये सारे के सारे जो है सॉलिड है और ये गैसियस है, क्यों? एस्ट्रॉइड बेल्ट में भी सारा का सारा मतलब इसके बाहर गैसियस है और इसके अंदर सॉलिड है, और ये साइज में बहुत बड़े हैं। और एक और फैक्ट है, इनमें सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है, सबसे ज्यादा हीटेड प्लेनेट कौन सा है, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन स्पीड किसकी है? जुपिटर सर 10 किलोमीटर पर आवर से भी कम स्पीड है। रेवोल्यूशन नहीं, रेवोल्यूशन तो मरकरी की है। रोटेशन रोटेशन सबसे ज्यादा, जुपिटर की है। रोटेशन सबसे ज्यादा इसकी है, लेकिन रेवोल्यूशन इसकी है। सर रोटेशन सबसे कम है वीनस की। नहीं, मैं मरकरी की बात कर रहा हूँ कि इसका रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब ये अर्थ की सबसे पहले पूरा कर लेगा ना। हाँ जी, रोटेशन सबसे पहले। अब वीनस सबसे लेट करेगा या सबसे सबसे जल्दी करेगा? रोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पिन अपनी एक्सिस पे। रोटेशन सबसे कम वीनस करता है। ये वाला फैक्टर को चेक करना पड़ेगा। 270 हाँ मतलब, और तो ये 273 डेज में करेगा वीनस। हाँ सर, सबसे कम इसका है रोटेशन। हाँ तो वो चेक करूंगा, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ आपको इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इसका रेवोल्यूशन स्पीड सबसे ज्यादा था, इसका एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा जो है वो वार्म है, तो अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा ये है। और ये वाला जो आपने बताया ये मैं चेक कर, आप मुझे ये बताओ कि ये सारे गैस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद सारे प्लैनेट्स गैसियस हैं और ये अंदर सॉलिड है, क्यों? रोटेशन स्पीड भी आप नोट कर लेना, ये आया हुआ है ये फैक्ट। अर्थ की रोटेशन स्पीड ना 1670 किलोमीटर पर आवर है। ये एक्चुअली ना, ये फैक्ट जो है ना वो उत्तराखंड पीसेस वाले ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, अब हम ना उसको ले लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस को ले लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस ले लेंगे। और फिर ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ना डे टाइम में क्या होता है, जब सन इंसुलेशन होता है तो सन की रेज ना जो है एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ पे आती हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, कई ऐसी गैसेज हैं
जैसे हम ले लेते हैं CO2, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 हो गया, CH4 हो गया, और मैं तीसरी पोटेंशियल गैस ओजोन को भी ले लेता हूँ। बाकी सॉरी, ओजोन नहीं, इसको ले लेते हैं, हम ले लेते हैं नहीं, CFC नहीं, हम ले लेते हैं तीन बड़ी गैसेस को ले लेते हैं। CO2 50% है, CH4 18 और CFC को ले लेते हैं। ठीक है, CFC 13% है, ये लिख लेना आप, है ना, 50%, 18% और 13%। और बाकी जो सर ने इन्होंने बताया था कि भाई पोटेंस मतलब वैसे देखा जाए तो ज्यादा हार्मफुल CH4 है, लेकिन वो अलग है, वो उसको उसमें मत करना। कोई पूछे कि टाइम पीरियड के बेसिस पे कौन सी है, तो CH4 है, अदरवाइज ये ध्यान रखिए आप, CO2 50%, CH4 18%, CFC 13%। तो ये क्या करेगा, इंसुलेशन जब हो रहा है ना, सन का इंसुलेशन जब हो रहा है, तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी को ट्रैप कर लेगा। मतलब सन के HNU के फॉर्म में होता है ना, E=HNU, ये एक जो है फोटोवोल्टिक इफेक्ट वाला जो है, तो न्यू इसमें जो है वो C/λ होता है। थोड़ा सा मैं फिजिक्स की तरफ जा रहा हूँ, तो अब आप मुझे बताओ, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका उसका क्या कम होगा, वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ कम होगा, है ना। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये हाई वेवलेंथ की होगी कि हाई एनर्जी की होगी। समझा नहीं आपने, E=HNu, ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट, मतलब इससे ये फोटोवोल्टिक एनर्जी है। μ=Hc/λ, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका लैम्डा मतलब वेवलेंथ कम होगा। तो ये आने वाली रेडिएशंस का एनर्जी ज्यादा होगी कि वेवलेंथ ज्यादा होगी? अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी तो कम ही हो गई, फिर क्या फायदा हुआ, तो फिर तो होना ही नहीं चाहिए फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब बताओ मुझे आप, आने वाली जो इनसाइड रेडिएशन है उनका लैम्डा ज्यादा होगा कि कम होगा, और जाने वाली का? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जब ये आया तो इसने कुछ ये ट्रैप कर ली। अब दिन के टाइम पे क्या होगा कि अर्थ का सरफेस में वो भी हीट होगा, और ये क्या करेगा, वापस कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पोर्शन तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ नहीं, मैक्सिमम पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और रिफ्लेक्टिविटी कम होगी। ठीक है, अब रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे क्या होगा, लैम्डा ज्यादा है, लेकिन हमारा एब्जॉर्बिटी जो है वो बहुत कम होगी, अगर होगी भी तो मैं ले लेता हूँ बहुत मिनिमम, लेकिन रिफ्लेक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तब है जब हमारी ये वाली गैसेस नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है। इंसुलेशन आया, कुछ इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसने कुछ वापस रेडिएट किया, और ये अपना ठीक हो गया। लेकिन रात के टाइम पे क्या हुआ, आराम से अपना कोई सन नहीं है, तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा दी और अर्थ कूल हो गई। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब ये था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि अर्थ की कूलिंग, अर्थ की हीटिंग और अर्थ की कूलिंग ये साइमल्टेनियस होती रहे, अर्थ की कूलिंग। लेकिन जब ये पैटर्न कॉन्सेप्ट, मतलब जब ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा ना, वही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब वो कैसे डिस्टर्ब होगी, अब यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ इसने एब्जॉर्ब किया, अपने पास होल्ड करके रख लिया, ठीक है, और उसको होल्ड करने के बाद जो है रेडिएट नहीं होने दिया, दिन में ट्रैप करके रखा हुआ है। रात के टाइम पे क्या किया उसने, जब इसकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होनी थी, इन सारी गैसेज ने यहाँ पे एक क्लाउड बना दिया, और वापस जो है वो जो यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी है उसको बाहर जाने नहीं दे रहे। ठीक है, तो जो भी वापस जो कम जो है वेवलेंथ की जो रेडिएशन है जो एमिट होनी थी, वो उसको उसने यहाँ पे होल्ड अप कर लिया, और दूसरा अपनी हीट भी होल्ड कर ली। हालांकि ठीक है, इसको थोड़ा और फिजिक्स में मैं जाऊं तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वाली जो गैसेज है ना, ये कम वेवलेंथ की जो है, जो भी हमारी रेडिएशंस हैं उनको क्या कर लेगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी, और बड़ी रेडिएशंस की जो भी बड़े 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 वेवलेंथ की जो भी रेडिएशंस है उनको बाहर नहीं जाने देगी। समझ में आया? क्या समझ में आया आपको, मुझे बताओ आप।
क्या समझ में आया आपको उसमें? पर इनका नेचर तो कम वेवलेंथ वालों को ट्रैप करने का है ना। अब यहाँ तो हाई वेवलेंथ वाला इनको क्यों ट्रैप कर रहा है फिर? आप समझ रहे हो, मैं आपसे ही क्रॉस क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझना चाह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब इनका नेचर लो वेवलेंथ वालों को ट्रैप करने का है तो फिर यहाँ पे तो हाई वेवलेंथ था ना, तो इनको क्यों ट्रैप कर रहे हैं? ठीक है, एनर्जी कम हो गई तो हाँ। नहीं जा पा रही। बस इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब जब ये लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। क्या फर्क पड़ता है? बस इन्होंने यहाँ पे क्लाउड बना दिया और जितना ये यहाँ पे रेडिएट होता है ये क्लाउड यहाँ पे कलेक्ट हो गया और वो वापस जो है अर्थ को दोबारा से एक बलून टाइप का हॉट एयर बलून बना देता है। बस यही रीजन है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये फिजिक्स वाला पार्ट हो गया। अगर आप इसको भी नहीं भी लिखोगे ना तो भी अगर आप इतना लिख दोगे तो भी आपके अपना काम बन गया। और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, कौन सी गैसेज है और पोटेंशियली कितना कितना पास है। क्यों? तो पूछो ना, आप रोक लो मुझे, आप बोलो कि दोबारा समझाओ मुझे। देखो पता क्या है, आप फिजिक्स मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है? साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो देखो फिर आपने ये छोड़ दो, लैम्डा छोड़ दो आप। बस इतना ध्यान रखो, सन से क्या होता है? हीट आती है, हीट अंदर आई, ठीक है, हीट दिन में अंदर आ रही है तो अर्थ कलेक्ट कर रही है हीट को, मतलब कलेक्शन हो गया हीट का। और इसके बाद रात को क्या होना चाहिए? हीट बाहर निकल जानी चाहिए ताकि अर्थ ठंडी हो जाए, है ना। ये नॉर्मल पैटर्न है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मतलब ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ये है कि वो रात को भी ये यहाँ से बाहर ना निकल पाए। ये जो गर्मी है, जो हीट है, वो यहीं ट्रैप हो जाए। यही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। क्यों है वो इन गैसेस की वजह से। जितना हम इन गैसेस को का एमिशन ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। बस आप इतना ध्यान रखो। बस CO2 CH4 CFC ये तीन गैसेस 50%, 18%, 13%। बाकी ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन लोगों के लिए था जो थोड़ा सा मतलब जिनको थोड़ा ज्यादा डिस्कशन वो करना है। हाँ भाई वही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही इसका भी एग्जांपल देने वाला था। पॉली हाउसेज में यही होता है कि यहाँ पे आया, सनलाइट आई, सनलाइट यहाँ पे कुछ वो हैं प्लांट्स हैं, ठीक है। अब ये सनलाइट आई तो सनलाइट अंदर आने के बाद सनलाइट इसको हीट को यहीं ट्रैप कर लिया। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है कि ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी। वही हो रहा है अर्थ में भी, ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी क्यों हो रही है? इन गैसेस वही होता है। दूसरा इसीलिए हम बोलते हैं कि कार के शीशे थोड़े थोड़े ओपन रखिए आप, मतलब पूरा बंद मत कीजिए, हल्का सा, तो फिर वेंटिलेशन बना रहेगा, है ना। अच्छा अब हम क्वेश्चंस ले लें। मतलब सारी गैस चली नहीं रात में तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। हाँ तभी तो फ्रीजिंग, तभी तो ये इसको हम बोलते हैं इट्स नॉट इनएविटेबल। मतलब होता है ना कि इट इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड अर्थ के ऊपर ताकि हमारा बैलेंस बना रहे हीटिंग और कूलिंग का। पहले ये बहुत अच्छी थी गैसेस, लेकिन जब इसका हर चीज का ना हर चीज की लिमिट होती है। आप जब लिमिट क्रॉस कर जाओगे तो फिर वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे हीटिंग कर रहा है ना। अगर आप इसको कम कर दो ना, एमिशन क्यों कम कर, अगर आप एमिशन कम कर दोगे तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब हमारे दिन में गर्मी होगी और रात को बहुत बढ़िया प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होगा, सारी बाहर निकल जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इतनी एनर्जी आपने इतनी हीट ट्रैप कर ली और फिर कल फिर सन आ गया और फिर आप देखो क्या मतलब भट्टी बन गई पूरी। टेम्परेचर डिफरेंस का रीजन भी यही है। हाँ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंस इन्हीं की। अरे भाई क्यों है ये? तभी तो जैसे वीनस में CO2 बहुत ज्यादा है, तभी तो वहां बहुत गर्मी है ना। तो ये गैसेस रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि ये गैसेस रिक्वायर्ड नहीं है, इनका ओवर एक्यूमुलेशन गलत है। एक नॉमिनल एक्यूमुलेशन अच्छा है, हाँ रिक्वायर्ड है वो, लेकिन ओवर करोगे तो फिर ओवर गर्मी दे रहा है फिर। बस मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है गर्मी होना, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस ले लें हम। 4 क्वेश्चन ले रहे हैं 2016 के प्रीलिम्स के, ठीक है। आप आंसर बताओगे, मैं आंसर नहीं बताऊंगा कि क्या है ना। एक पेज, एक क्वेश्चन है 2016 का, मैं लिख रहा हूं, आप उसमें मेरे को बताना, हालांकि ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इक्वेटोरियल सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अर्थ। इसीलिए मैंने बोला था जो आपका रोटेशन है वो भी आपको लिखवा दिया था। ये रेडियस पता होना चाहिए अर्थ का, तो ये दूसरा है, ये आप मेरे को बताओगे अभी कि इक्वेटोरियल, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये भी 2016 प्रीलिम्स का है। ऑप्शंस है 31। ये आप देखना, अगर सपोज करो कि आपको नहीं पता, आपको नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप क्या सही कर सकते हो उसको? नहीं पता आपको, अरे मोबाइल में मत देख लेना यार अभी
फिर क्या फायदा हुआ सस्पेंस का? वहाँ थोड़ा ना आपको मोबाइल मिलेगा। 2 से निकालेंगे। हाँ 2 πr से निकाल सकते हैं, तो फिर अर्थ का रेडियस भी बताओ आप मुझे। सर आपका 6000 अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं पता। डायमीटर 12000। हाँ तो बताओ मुझे, कर कैलकुलेट करके बताओ। ये है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, फिर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये भी हमने अभी डिस्कस किया। कर लो आप एक बार ना, कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों का करंट अफेयर भी शायद मैं ही ले रहा हूँ, सर ने मुझे बताया, तो मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर भी डिस्कस करूंगा अगले 2 उसमें ना। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? आप कहीं पे भी रोक के यू कैन आस्क मी एनी टाइम। पहला ऑप्शन है एवापोरेशन। अब आप देखना कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है? अब जिसको बॉम्बे का रास्ता पता होगा ना वही कर सकता है, ठीक है? इसको मैं लैप्स रेट को LR में लिख रहा हूँ, ठीक है? अब ये चौथा क्वेश्चन, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं, फिर चारों क्वेश्चन एक जगह पे हो जाएंगे ना। तो हमें ना मतलब बहुत ज़्यादा डिरेल होने की वो नहीं है, मतलब कि ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। मतलब डिमांड ऑफ पीसीएस, मतलब उत्तराखंड पीसीएस या यूपीएससी, और कहते हैं ना कि सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना एज अ कंपास और टॉर्च होते हैं। जब आपको नहीं पता ना डायरेक्शन क्या है, तो सिलेबस आपका कंपास है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके टॉर्च है। वो आपको बताएंगे ये कैसे चलना है, आपका शिफ्ट कैसे जाएगा। नहीं तो फिर आप इतना बड़ा ओशियन है यार, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप कहीं और जा रहे हो, इधर उधर उधर। सिलेक्शन चाहिए, सिंपल रहो, सिलेबस देखो, क्वेश्चंस देखो, खत्म। क्योंकि यार नॉलेज की कमी थोड़ा ना, नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट आपको पता होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट तरीके से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कहाँ पे छोड़ना है। इसके ऑप्शंस में ना उसमें लिख रहा हूँ। अब आप ये क्वेश्चन है, अब ये 4 क्वेश्चन आप एक ही ईयर में आए हुए। चलो भाई चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप मेरे को बता दो। आंसर तो आप लोगों को पता ही है, ट्रोपोस्फेयर, तो 1 नंबर तो आपका पक्का हो गया। दूसरा 40,000, ये कैसे पता चला आपको? हाँ तो फिर आपने यही कर दिया फिर, है ना? अगर आपको नहीं भी पता है तब के लिए, नहीं तो ये पता होना चाहिए आपको। रेडियस, डायमीटर, मास तो नहीं पूछेगा बट फिर भी मास, और ये सर्कमफेरेंशियल क्लाउड्स। बस ये कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, हालांकि बहुत बड़े बड़े टर्म्स लिखे हुए हैं। और सही बताऊं तो एवापोरेशन भी एक है, एवापोरेशन में भी लोग डाउट कर सकते हैं, क्योंकि एवापोरेशन और कंडेंसेशन ही है जिनसे क्लाउड का वो होता है। क्योंकि एवापोरेशन तभी तो क्लाउड्स बनेंगे, लेकिन प्रोसेस पूछा है उसने कंडेंसेशन। सिंपल मार्क्स गए आपके, ये 3 यहाँ हो गए। और चौथा गया, बताइए आप मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? किसने, कौन सी एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन मेड, मैन मेड, कौन सी मैन मेड है इसमें? ट्रॉपिकल ईयर मैन मेड है, डे मैन मेड है, डे 24 आवर्स का डे, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम खुद बनाते हैं ना। ये क्या हुआ? बस वो आ गया आपके 4 नंबर, फिर और क्या चाहिए? 150 में से 4 मार्क्स हो गए आपके पूरे। तो ऐसे ही करना है, बस ज्यादा नहीं वो करना है, पर नॉमिनल तरीके से रखो, लेकिन उनको रिवाइज करते रहो। नहीं आप ये देखो ना, मेरे को पता है, मैं फिर यही सोच रहा हूँ। मैं आपसे क्या पूछा है? इक्विटोरियल सर्क्यूमफेरेंस, है ना? क्या पोलर सर्क्यूमफेरेंस पूछा आपसे? हाँ तो आपका क्वेश्चन यही आ गया कि फिर यहाँ पे अलग कैसे है, तो ऑब्वियस बात है ना, यहाँ पे क्या है, ये डायमीटर क्या है, कुछ और होगा, डी, मैंने डी बिग, है ना, और यहाँ पे डायमीटर। मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि ठीक है आपने 2πr लेना है, यही तो होता है सर्कमफेरेंस, ऐसे निकालते हैं ना सर्कल का, कि भाई ठीक है आपने यहाँ पे p = 2πr कर लिया, अब आपने यहाँ पे, ठीक है। अब अगर सपोज करो आपको यहाँ से वो करना है, कि आप बोल रहे हो कि मुझे इस जगह का निकालना, तो फिर आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा,
थोड़ा सा हाँ कम है। हाँ, तो बस फिर तो जब डायमीटर कम है तो रेडियस भी कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका हाँ सर्कमफेरेंस कम होगा, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका सर्कमफेरेंस। तो वो शेप की वजह से है ना, आपका शेप अलग अलग। अब ऐसा होता कि ये ठीक है, अब ये अलग होता, मतलब सपोज करो ये सर्कल का ले लिया मैंने, अब इसका शेप शायद कुछ ऐसा जियोइड टाइप का है ना, ऐसा मतलब मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, देख भी लेंगे तो अपना शेप की वजह से होगा। बाकी मैंने ऐसे रिसर्च नहीं करी कि ऐसा क्यों है, बट मुझे जितना लग रहा है, मैं अगर मेरे को अगर ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि सर इसका शेप, इसका जो अपनी ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री की वजह से वो 40,075 और 40,000 का किलोमीटर का डिफरेंस रहता है सर्कमफेरेंस में, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। और अगर पूछा भी थोड़ा इंसिस्ट करेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि उसकी ज्योमेट्री है ऐसी और ज्योमेट्री की वजह से। और उसके बाद भी अगर आप है तो फिर वो फिर रिसर्च का पार्ट हो जाता है, तो आपको रिसर्च करनी है, एग्जाम निकालना है मैं बस। तो जस्ट एक हाँ तो क्यूरियोसिटी कि ऐसा हाँ क्यूरोसिटी पूछिए आप पर आप लाइन पे रहें, मतलब आपकी लाइन का मतलब ये होता है कि आपको एग्जाम निकालना है। अब यहाँ पे एकेडमी की क्लास होती तो शायद फिर मेरे को उस हिसाब से प्रिपेयर करके आना होता, तो मैं तो अभी ठीक है, हाँ ठीक है चलिए। बाकी आप जो है इस पे और अगर हमें चाहिए डिस्कशन तो हम कर सकते हैं, बट वो अलग पार्ट हो जाएगा, फिर वो डाउट्स हो जाएंगे, है ना। बस यही है, और कुछ रह गया था क्या, मैं वही देख लेता हूँ। हाँ मैं एक ये जो मैंने इनको बताया था कि 23.5 जो है वो इसका जो ये है, एक मिनट बता देता हूँ। ये है अर्थ, ठीक है, और ये इसका एक ये प्लेन है, एक्सेस उसकी कुछ ऐसी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका वर्टिकल है। अब मुझे आप ये बताओ कि 23.5 कौन सा होगा ये 23.5 है, और ये कितना होगा फिर 66.5। तो क्वेश्चन ना यहीं पे था, ये ऑर्बिटल प्लेन है ओपी है, तो उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि इसकी जो नेचुरल एक्सिस है और ऑर्बिटल प्लेन का एंगल, तो वो ये होगा ना कि ये, बस ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है, ये फैक्ट। हाँ तो ये वर्टिकल प्लेन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है, तो वो ये पूछ सकता है कि नेचुरल एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन का मतलब जिसपे अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन और नेचुरल एक्सिस के बीच का एंगल है 66.5 और ये है 23.5 वर्टिकल प्लेन और नेचुरल एक्सिस। बस आप इतना ध्यान रखें, ये फिगर ध्यान रखें आप, और बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको ना वर्ड टू वर्ड बहुत ज्यादा नहीं, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है जहाँ पे मतलब हम इधर से उधर मोल्ड कर रहे हैं, जहाँ स्कोप होता है ह्यूमन माइंड के साथ प्ले करने का, वहाँ पे ह्यूमन माइंड को डिविएट किया जा सकता है कि भाई ठीक है यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिया, वहाँ पे आप पकड़ोगे नहीं जल्दीबाजी में और वो गलत हो जाएगा। वो भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे, तो फिर शायद वो पता चलेगा कि कैसे हम गलतियां भी करते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम तो कम है ना, 1-2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आपके ब्रेन को वो स्टडी करता है कि आपका ब्रेन कहाँ पे किस जगह पे गलती कर सकता है, वहीं पे वो गलती करवाता है। जैसे यूपीएससी क्या करता है, वो स्पेशली जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसको बहुत टेम्पटिंग देता है कि अरे बस यही ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन ना एकदम से क्लिक करेगा और आप यही मार, जबकि वो आंसर नहीं होगा, आंसर कहीं सेकंड थर्ड या फोर्थ पे होगा। तो आपको क्या है, वो हमारा ब्रेन क्या होता है, जैसे ही आंसर देगा वैसे ही क्लिक किया, हम क्या करते हैं आगे के ऑप्शंस में नहीं जाते। तो हमारा क्या व्यू होना चाहिए कि हम सारे बैलेंस्ड वे में हम सारे ऑप्शंस को देखें और फिर उसके बाद अपना निर्णय बने। बस यही है, फिर कल आगे का एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। कुछ और डाउट्स हैं क्या आप लोगों के, कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ एसके वेलोसिटी लिख ली थी हम लोगों ने हाँ 40,270 किलोमीटर पर आवर, हाँ 11 पॉइंट समथिंग कितना बताया था आपने वो, हाँ 11.9 किलोमीटर पर सेकंड डाल दो, या फिर अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में तो 40,270 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या बताया ना कि वो श्रीहरिकोटा वो नीचे से साउथ साइड से हम लॉन्च करते हैं, पोल से दूर करते हैं, हाँ क्या बताया था आपने? एस्केप वेलोसिटी वहां पे ज्यादा होती है? नहीं मैं एक्चुअली, हाँ मैं एक्चुअली ये मुझे जो मेरा जो व्यू है, मतलब इसमें मैंने अभी मेरे को इस पे और देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये इक्वेटर है ना, और ये आपका वेस्ट टू ईस्ट कर रही है
अच्छा, वेस्ट टू ईस्ट कर रही है तो एयर का ट्रैवल कैसे होगा? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट होगा, ठीक है। तो अब जो भी सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट हैं, वो कैसे ट्रैवल करेंगे? एयर के अगेंस्ट में कि एयर के अपोजिट में? ये साथ एयर के साथ, है ना। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि इक्वेटर के पास इसीलिए रखा जाता है। अब यहाँ पे रीजन ये हो सकता है कि जैसे ये है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर का है? 18 किलोमीटर का। और यहाँ पे कितने का है? 10 किलोमीटर का। तो अगर मैं इंडिया को यहाँ पे मानता हूँ, मैं इस जगह पे लेता हूँ इंडिया को, तो अगर यहाँ से वो मतलब कुछ श्रीहरिकोटा या थुम्बा करके है, तो वो अगर वो कर रहा है तो वो इस तरीके से होगा, है ना। और इक्वेटर के पास मैंने क्या बोला था कि इक्वेटर के पास होना चाहिए, ये बोला था ना मैंने। हाँ, ग्रेविटेशन का तो है ही। ग्रेविटेशन जी जहाँ पे कहाँ पे ज्यादा होता है? इक्वेटर पे ना, इक्वेटर पे। और ये यहाँ पे क्या होता है जी? कम होता है जी पोल्स पे। कितना होता है? 9.78 और हाँ 9.83। या 10 के दबा होता है सर, फोर्स या 9.8 होता है। हाँ, ये वो लिख दिया मैंने, 9.78 है, 9.83 है। तो वेट कितना होगा? मैं थोड़ा सा फिजिक्स में चला जाता हूँ। वेट हो जाएगा, हाँ एम जो हो जाएगा वो सैटेलाइट का मास हो जाएगा, मतलब रॉकेट का मास। और जी जो है वो हो जाएगा ग्रेविटेशन पुल। तो ग्रेविटेशन पुल अगर कम होगा तो हमारा वेट भी कम होगा। तो कहाँ पे अगर हम जी का वैल्यू कहाँ कम है? हाँ, तो इक्वेटर पे कम है, तो वेट कहाँ पे कम है? इक्वेटर, इसीलिए इक्वेटर के पास होगा। मतलब मुझे लगता है, जो मैंने यहाँ से जो रिड्यूस किया, मुझे नहीं पता था, बट मैंने एक उससे कोशिश की है कि भाई ठीक है, इस जगह पे वेट रियलाइजेशन ग्रेविटेशन जो है वो कम है, तो इस वजह से यहाँ से हम जो है लॉन्च करते हैं इक्वेटर के पास। तो उसको भी हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं, हम एयर से ईस्ट क्यों करेंगे? फिर एयर रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा? अगर सपोज करो आप ऐसा कर रहे हो तो एयर का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है ना। ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब आप उसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करने को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस में हैं, आपके पास थोड़ा सा अगर आप सोच रहे हैं तो आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ये? नहीं आ रहा है? नहीं, एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, ग्रेविटेशन का मतलब समझती हैं आप? मतलब इतना तो पता, ग्रेविटेशन यहाँ पे कम है और यहाँ ज्यादा है, तो वेट का मतलब वेट कहाँ कम होगा? यहाँ पे होगा। तो हम ये चाहते हैं कि वेट कम से कम हो, तभी तो ऊपर लॉन्च कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम यहाँ से लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स, मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर, पोल्स की तरफ नहीं जाते। यही है। चलिए फिर आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं।